गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज आपको जैसे कि पहले मैंने बता दिया है कि जो विज्ञान की पहली क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है। और सबसे पहला जो आपके चैप्टर है विज्ञान का, पहले सिलेबस में भी मैंने आपको बता दिया था कि जो शुरू के 4 चैप्टर है वो आपके केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के अंदर है। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, किस प्रकार अभिक्रियाओं को लिखने का तरीका होता है, क्या उनका रूल होता है, किस प्रकार अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, या रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके अंदर आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। जो शुरू के अंदर कुछ पॉइंट्स है वो जैसे क्रियाकलाप दे दिया, ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। जो जो समझने की चीज है बिल्कुल साथ में मैं आपको अंडरलाइन करके एग्जाम्पल देके समझाती जाऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो शुरू का चैप्टर है इसके अंदर आप पेज नंबर देखिए, जो सेकंड नंबर पेज है इसमें लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है कि किसी भी अभिक्रिया को लिखने के लिए हमें अभिक्रिया के अंदर 2 भाग होते हैं। एक तो जो शुरू वाला भाग होता है उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है, और जो उसके बाद वाला भाग होता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया A प्लस बी इजिकल टू ए बी, जैसे मैंने 2 पदार्थ लिए ए और बी, इन दोनों को जोड़ दिया तो जुड़ने से जो नया उत्पाद बना वो क्या बन गया, ए बी बना कि नहीं बना। यानी जो तीर के निशान से बाईं तरफ वाले भाग हैं इनको क्या बोला जाता है, इन्हें कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक, या इन्हें क्रियाकारक भी कहा जाता है, अभिकारक या क्रियाकारक। और इन दोनों के मिलने से जो नई चीज बनी, यानी तीर के निशान के दाईं तरफ जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद या प्रोडक्ट। जैसे आपने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी के अंदर आपने क्या डाला, पानी डाला, शक्कर डाली और नींबू डाले। इसके अंदर आप तीनों ही लिख दो इधर की तरफ, पानी, शक्कर प्लस नींबू। उसके मिलने से क्या बना, नींबू पानी बना कि नहीं बना। तो नींबू पानी कहाँ आएगा, उत्पाद के अंदर। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो चीज आपको बनाने के लिए शुरू में लेनी पड़ती है उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक या क्रियाकारक। और इनके मिलाने से जो नई चीज बनती है उसे क्या कहा जाता है, इसे उत्पाद कहा जाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण में क्या लिखा हुआ है, जैसे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये जो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसके अंदर मैग्नीशियम भी अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है। इन दोनों के मिलने से जो नया उत्पाद बना वो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपने मिलाया, जो चीजें आपने मिलाई वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। और इनके मिलने से आगे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी उत्पाद बना कि नहीं बना। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि तीर के निशान से जो बाईं तरफ वाला भाग है वो क्या कहलाता है, क्रियाकारक या अभिकारक। और तीर के निशान के आगे जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। ये एक प्रकार की क्या बन गई, रासायनिक समीकरण। क्या बन गई, रासायनिक समीकरण। तो देखिए इसके अंदर और पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं, चित्र क्रियाकलाप आपको फिर नहीं ध्यान रखना है, मैं वापस बता रही हूं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मैग्नीशियम, देखिए ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस होती है जिसको आप जिसके भी साथ भी मिलाओगे ना ये आग लगा देती है, जला देती है। यानी आग लगाने वाली गैस किसको कहा जाता है, ऑक्सीजन को कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ आग कहाँ लग रही है, मतलब मैग्नीशियम के साथ अगर आपने ऑक्सीजन जोड़ दी मतलब उसका क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। दहन यानी वो जल रहा है, मैग्नीशियम का फित्ता जल रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। 2 पॉइंट ध्यान रखना, ऑक्सीजन अगर किसी भी अभिकारक के साथ जुड़ेगी, किसी भी पदार्थ के साथ जुड़ेगी, वो उसका दहन कर देगी और साथ में उसका क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण। हमेशा ध्यान रखना है, ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगी उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलकर अलग हो जाएगी उसका क्या हो जाएगा, अपचयन।
तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, मैग्नीशियम के फित्ते का क्या हो गया, दहन हो गया, और ये किस में बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही तो आपके लाइन लिखी हुई है, जब ऑक्सीजन की, इसमें लिखा हुआ है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। दहन यानी रिबन क्या करता है, जलता है। इसका क्या होता है, दहन यानी जलना। तो जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है YK के रूप में। किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। एक बात और बोलना चाहती हूँ स्टूडेंट्स आपको, जब मेरी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जैसे मैं आपको विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, पहला अध्याय पढ़ा रही हूँ, तो आपको अपनी बुक पास में लेके बैठना है। अगर यहाँ पे कुछ आपको साथ नहीं दिख रहा हो या कोई भी डाउट हो, आप उसको अंडरलाइन करते जाओ, जो जो पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ सुनने से याद नहीं होगा। आप किताब पास में रखोगे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप जो जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है, याद करने की चीजें, उनको अंडरलाइन करते जाओ, या कुछ साथ के अंदर मैं ऐड करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, उसको भी आप अंडरलाइन करते जाओ। उसके साथ क्या होगा कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप उसको वहीं पर मार्क कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर कमेंट कर दो कि मैडम इस पेज पे या इस चैप्टर के अंदर जो ये वाला पार्ट है ये हमें समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपका उसको डाउट है वो क्लियर कर दूंगी। तो देखिए मैग्नीशियम का क्या हुआ, दहन हुआ, यानी उसके साथ कौन सी गैस जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ी, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, यानी जो इसने भाषा लिखी है उसका विस्तृत रूप ही है। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, और इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। मैं पहले ही समझा चुकी हूं, ये दोनों पदार्थ ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। परिवर्तन कैसे होगा, इनमें परिवर्तन होगा तभी तो नई चीज बनी। अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन सेम टू सेम रहते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कभी नया पदार्थ है वो नहीं बन पाता। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये अभिक्रिया आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल अपनी जो बुक है उसके अंदर आप इसे टिक कर लीजिए कि ये अभिक्रिया है वो इंपॉर्टेंट है, जिससे ये पूरी जो भाषा लिखी हुई है आपके संक्षिप्त रूप में, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस अभिक्रिया के बाद आगे आपके लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण लिखना, यानी जो भी रासायनिक समीकरण आपको लिखनी होती है वो किस प्रकार लिखोगे आप इसको संक्षिप्त रूप के अंदर। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ तरीके होते हैं, यानी अभिकारक को किस प्रकार लिखा जाता है, उत्पाद को किस प्रकार लिखा जाता है, उनके अंदर क्या क्या आपको ऐड करना होता है, या उनके अंदर जो अवस्था होती है वो आपको किस प्रकार लिखनी होती है। क्योंकि कई रसायन ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, कोई द्रव अवस्था में होते हैं, कई गैस अवस्था के अंदर होते हैं, तो उनको भी साथ में आपको प्रकट करना जरूरी होता है कि ठोस कौन सा है, द्रव कौन सा है, गैस कौन सा है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम है, उन नियमों को भी हमें याद रखना है। साथ में अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसके द्वारा भी हम समझेंगे। क्या रासायनिक समीकरण के निक्षेपण की संक्षिप्त विधि है, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स आप बुक के अंदर साथ साथ में पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ अपने पास बुक रखिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जैसे ये समीकरण है, अभी आपको मैंने बताया, भाषा में मैंने आपको क्या बता दिया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये तो भाषा के अंदर था, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप इसको शॉर्ट में बता सकते हो, नहीं सकते हो, आपको भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया Mg+O2 = MgO। यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन गैस जुड़ रही है तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस इतनी समीकरण से कितनी लैंग्वेज निकल के आई, पहला पॉइंट क्या निकल के आया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, ये दोनों अभिकारक है, जो तीर के निशान से बाईं तरफ वाले अभिकारक है, और इनसे मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बन रहा है। पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा,
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, मतलब इसका दहन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन है वो आग लगाने वाली गैस है, तो ये मैग्नीशियम को क्या कर रही है, जला रही है। तीसरा पॉइंट आता है कि जो मैग्नीशियम है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। यानी इसने संक्षिप्त भाषा में आपको क्या समझाने का प्रयास किया है कि रासायनिक अभिक्रिया के जो समीकरण है वो आपको संक्षिप्त रूप में पूरी जानकारी दे देंगे। अभी आप छोटे बच्चे हो, आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ आपको जो समीकरण दी हुई है उसको समझते हुए चलना है, ताकि जो भी चीज है वो बिल्कुल आपकी क्लियर होती जाए। इन पॉइंट से समीकरण हम लिखना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें टर्म्स पता होनी चाहिए कि बाएं वाला भाग क्या कहलाएगा और दाईं तरफ वाला भाग है वो क्या कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो हम अभिक्रिया समझा रहे हैं Mg+O2, इसको मैंने समझाया कि किस प्रकार अभिक्रिया को लिखा जाता है, अभिक्रिया लिखने का महत्व क्या है, क्या मतलब है कि आपने समीकरण में लिख दिया, आपने भाषा लिख दी, इन दोनों को आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है। आगे पॉइंट आता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। अब संतुलित करना जरूरी है, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको अभिक्रिया संतुलित करी हुई आनी चाहिए। अब देखिए, जिस प्रकार मैं आपको बता रही हूं, देखिए जैसे मैंने लिख दिया A+B से क्या बन गया, AB। अब देखिए आपको परमाणुओं की संख्या कैसे काउंट करनी है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 2, इसका मतलब है A की संख्या कितनी है, A परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, इसका मतलब B परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया 2, अब B परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यानी जो नीचे संख्या लिखी हुई है और आगे लिखी हुई है उससे गुणा हो जाएगा, यानी B परमाणुओं की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 4, और A परमाणु की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब मेरे को यहाँ पर क्या मानना है, 1 मानना है, तो A परमाणु की संख्या 2 × A 2 हो गई, और B परमाणु की संख्या 2 × 2 कितनी हो गई, 4। अब मेरे को अभिक्रिया संतुलित करनी है, तो मेरे को जितने परमाणु इधर है उतने इधर रखने पड़ेंगे। जैसे यहां पर 2 A के परमाणु, तो मान लो मैं यहां लगा दूं, A के अभी कितने हो गए, 2, क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है। B के परमाणु कितने हैं, 4। अब देखिए जो आगे संख्या लिखी हुई है ना, ये पूरी यौगिक की संख्या मानी जाएगी। इस 2 का मतलब है ये 2 A भी है और 2 B भी है, तो उससे यहाँ पर A के कुछ नहीं है, तो A की संख्या कितनी होगी, इसके बराबर 2 ही, और B यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 तो इसका B का खुद का है ही, और आगे वाला भी B का है, तो B की संख्या टोटल कितनी होगी, 4। यानी A इधर भी 2 और इधर भी 2, B इधर भी 4 और इधर भी 4। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संतुलित अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, संतुलित अभिक्रिया। यानी आपको क्रियाकारक और उत्पादों की संख्या को बराबर कंपैरिजन करके देखना है कि क्रियाकारक ज्यादा कम तो नहीं है, अगर उधर कम है तो इधर आपको संतुलित करने का मतलब है। अगर देखिए ये अभिक्रिया अगर असंतुलित होती तो क्या होता कि यहां पर ये 2 लिख के नहीं देता। अगर ये अभिक्रिया संतुलित नहीं होती तो इसने यहाँ पर 2 नहीं लिखता, तो बोलते हैं कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। तब आपको देखना होता कि A यहाँ पर 2 है, ये 2 है, ठीक है। B की संख्या यहाँ पर 4 है, लेकिन B यहाँ 2 ही है, तो आपको क्या करना है, B यहाँ तो आप ऐड कर नहीं सकते। अगर आपने यहाँ 4 कर दिया तो फिर A इधर 4 हो जाएगा, इधर ये 2 ही रहा, तो ये मामला गड़बड़ हो सकता है। हमें क्रिया कारक को देखकर उत्पाद को सेट करना है, तो हम क्या कर देंगे, B2 कर देंगे। ये होती है रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करना। अब देखिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण नियम का स्मरण होगा, जिसमें आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया होगा। अब आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन 10वीं क्लास में आपको पढ़ना है। 10वीं क्लास किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसके कहने का मतलब है कि जितने पदार्थ इतने लिए थे उतने ही आगे बनने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी जैसे आपने इसको 2 ग्राम लिया, इसको 2 ग्राम लिया, तो यहाँ 4 ग्राम बनने चाहिए, 3 या 5 नहीं होने चाहिए।
यानी ना तो भार बढ़ेगा और ना ही भार कम होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण तभी रह पाएगा जब आप अभिक्रिया को क्या करोगे, संतुलित करोगे। ठीक है, जैसे आपके सामने अभिक्रिया दी हुई है, देखो आपके सामने एक अभिक्रिया दी हुई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक का प्रतीक चिन्ह होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद जिंक प्लस H2SO4 मिलके देखो ये दो तो क्या है, क्रियाकारक। जिंक भी क्रियाकारक है और ये दोनों क्या है, उत्पाद। आपने दो क्रियाकारक लिए तो जरूरी नहीं है कि एक ही उत्पाद बनो, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। क्रियाकारक आपको मिनिमम दो लेने जरूरी है, एक क्रियाकारक से एक उत्पाद नहीं बन सकता। तो आपने क्रियाकारक दो ले लिए, तीन ले लिए, जितने भी ले लिए, उत्पाद एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जिंक और H2SO4 यानी जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला तो जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया। ये बोला कि भाई तू निकल जा, तेरी जगह मैं आऊंगा। तो इसने बेचारे हाइड्रोजन को अलग कर दिया और खुद आकर बैठ गया। बैठा कि नहीं बैठा? तो देखिए अब इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्रियाकारक और उत्पाद की संख्या देखनी है। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जिंक कितने हैं यहाँ पर, एक। इधर जिंक देखो कितने हैं, एक, संतुलित है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो, संतुलित है। सल्फर यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर सल्फर एक। ऑक्सीजन यहाँ चार, ऑक्सीजन चार। तो ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। ये क्या हो गया ये तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी आपको जो पॉइंट बताए वही इसने टेबल बना के समझा दिया। जिंक की संख्या एक, अभिकारकों में भी एक और उत्पादों में भी एक। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारकों में भी दो और उत्पादों में भी दो। जो चीज मैंने अभी आपको समझाई वो टेबल में दी हुई है। ठीक है, अब देखिए एक और अभिक्रिया दी हुई आगे। इस अभिक्रिया को हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब इसने स्टेप बताइए कि आपको बिल्कुल, आप बेसिक से है बच्चे, आप समझ नहीं सकते, बिल्कुल आपको जीरो से समझाया जा रहा है कि आपके पास अभिक्रिया, इसको आप संतुलित कैसे करोगे। जैसे आपको अभिक्रिया दी हुई है Fe प्लस H2O, आयरन का पानी के साथ संयोजन हो रहा है तो आयरन के ऑक्साइड बन रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब देखिए यहां पर आयरन की संख्या कितनी है, एक, और यहां पर संख्या कितनी है, तीन। क्या यह अभिक्रिया संतुलित है? नहीं। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो, यहां पर भी दो, ये संतुलित है। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, एक, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, चार। क्या ये संतुलित है? बिल्कुल नहीं। यानी ऑक्सीजन भी संतुलित नहीं है और आयरन भी संतुलित नहीं है, तो हमें इन्हें संतुलित करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसके लिए इसने चार प्रक्रम बताए। देखिए इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए चार प्रक्रम बताए गए हैं। पहला प्रक्रम है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। आपको प्रत्येक अभिकारक को अलग अलग करके उसके चारों ओर एक कॉलम बना लेना है। जैसे आपने आयरन के कॉलम बना दिया, पानी वाले अणु के बना दिया, आयरन ऑक्साइड के बना दिया और जल के बना दिया, H2 हाइड्रोजन गैस के बना दिया, चारों के कॉलम बना लिए। पहला काम क्या था, समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, आपको केवल क्या करना है, बॉक्स बनाना है। दूसरा पॉइंट क्या है, संतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लीजिए। वही बताया मैंने अभी आपको, आयरन इधर तो एक है, इधर तीन है, हाइड्रोजन इधर दो, इधर भी दो, हाइड्रोजन संतुलित है, कुछ नहीं छेड़ना इसको।
ऑक्सीजन इधर 1 और इधर कितने 4। दूसरा चरण क्या हो गया, पहला चरण जितने भी अभिकारक उत्पाद है उनको कॉलम में बंद कर दो। दूसरा चरण क्या है, उनकी संख्या कितनी है, एक साइड लिखो अभिकारक की संख्या, एक साइड लिखो उत्पाद की संख्या। तीसरा पॉइंट क्या है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, यानी सबसे ज्यादा संख्या किसकी है उसको पहले संतुलित करेंगे। देखो चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले उस तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या किसके, इस टेबल में देख लो सबसे ज्यादा संख्या ऑक्सीजन की दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले संतुलित किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणा लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O की होल 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार का होगा। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन इधर 1 ही था और इधर 4 थे, तो हमने इसके आगे 4 लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया। अब देखो कुछ मामला ठीक भी हुआ और कुछ मामला गड़बड़ भी हुआ। कैसे, यहां आयरन अभी 1 है, आयरन यहाँ 3 हो गए। हाइड्रोजन या आयरन पहले असंतुलित है वैसे ही पड़े, हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 8 हो गए। पहले हाइड्रोजन संतुलित है वो भी असंतुलित हो गए, यानी हाइड्रोजन अभी मैंने बताया जो नीचे की संख्या उसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है, वो टोटल परमाणुओं की संख्या होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या 8, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी ऑक्सीजन क्या हो गए, संतुलित हो गए। आया नहीं। आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन तो संतुलन बिगड़ गया, जब ऑक्सीजन का संतुलन किया तो हाइड्रोजन का संतुलन बिगड़ गया, उसका भी सही इलाज है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर, सबसे पहले तो हमें वो तत्व चुनना है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा संख्या ऑक्सीजन की थी, हमने उसको चुन लिया। अब उसके बाद आप रेंडमली कोई भी तत्व ले लो, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। प्रारंभ में हाइड्रोजन ये थे और उत्पादों में ये थे। समीकरण अब इस प्रकार को, हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो हमारे हाइड्रोजन इधर तो थे 8 और इधर थे 2, तो इधर 8 थे इधर 2 थे, तो इनको 8-8 बराबर करना है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। 4 लगाने से हाइड्रोजन के परमाणु की क्या हो जाएंगे, 8 होंगे कि नहीं होंगे। इधर होंगे 8 और इधर भी हाइड्रोजन हो गए 8। इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4। अब सिर्फ क्या बचा, आयरन या लोह तत्व बचा। तो इधर आयरन या लोह तत्व 3 है, तो इसके आगे भी हम क्या कर देंगे 3। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनी कि नहीं बनी। देखिए अब मैं आपको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बताती हूँ। 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2O। अब देखो आयरन की संख्या कितनी, 3 आयरन, ये भी 3 आयरन। हाइड्रोजन की संख्या 8, हाइड्रोजन की संख्या 8। ऑक्सीजन की संख्या 4, यानी 4 आगे वाले ऑक्सीजन के ही माने जाएंगे, 4 ये, और ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 4। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। अंतिम चरण क्या है, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए हम समीकरण के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। अभी मैंने आपको परिकलन करके बताया। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित होती है कि नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया संतुलित हुई कि नहीं हुई, इस प्रकार आज हमने अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ा। आगे फिर अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, उसकी अवस्थाओं को किस प्रकार लिखते हैं, जैसे अभिकारक उत्पाद ठोस है, द्रव है, गैस है, उनको हम किस प्रकार लिखते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो कमेंट में जरूर कीजिए कमेंट कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी, और साथ साथ में पढ़ते जाइए। जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।